हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शरद और आपका टारगेट स्टडी में स्वागत करता हूं। यहां पर हम लोग क्लास 10 का साइंस स्टडी कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 1 स्टडी करेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 1 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है चेंजेस। जब कोई सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाता है तो हम कहते हैं कि इसमें कुछ चेंज हुआ है। चेंजेस देखिए 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंजेस और दूसरा है केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस के बारे में देख लेते हैं। दीज आर टेम्पररी चेंजेस। ये टेम्पररी चेंजेस है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला है मोल्डिंग क्ले। अगर आप किसी क्ले को मोल्ड करेंगे तो उसका केवल डिज़ाइन चेंज हो जाता है, लेकिन ये फाइनली क्ले ही रहता है। कटिंग अ पीस ऑफ पेपर। एक बड़े पेपर को अगर आप कट करो तो ये छोटे टुकड़ों में बट जाता है, लेकिन ये पेपर ही रहता है। शार्पनिंग अ पेंसिल। एक पेंसिल को शार्प करने के बाद भी ये पेंसिल ही रहता है। मेल्टिंग आइस। आइस मेल्ट होने पर केवल इसका स्टेट चेंज हो जाता है, यानी ये सॉलिड से लिक्विड में चला जाता है, लेकिन कोई भी नया न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। अब हम देखेंगे केमिकल चेंजेस। दो चेंज इन विच वन आर मोर टाइप्स ऑफ substances change into another types of substances। तो एक या एक से अधिक सब्सटेंस चेंज होकर के एक या एक से अधिक सब्सटेंस बनाए तो इस तरह के चेंजेस को केमिकल चेंज कहेंगे। और केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। अनदर टर्म फॉर केमिकल चेंज इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज का अनदर टर्म क्या है? केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए जा रहे हैं, जैसे कि मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स। दो केमिकल मिक्स होकर के नया केमिकल बनाते हैं। कुकिंग। ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिल करके एक नया डिश तैयार करते हैं। बर्निंग ऑफ वुड्स। वुड बर्न होकर के वुड का नेचर इनका फिनिश हो जाता है और नया सब्सटेंस बन जाता है, जैसे कि ये बर्न होने के बाद ऐश बन जाता है। केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। क्या क्या चीज़ें होती है केमिकल रिएक्शन में? तो देखिए, इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। आप इसे फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं कर सकते। चेंज होने के बाद अगर कोई नया सब्सटेंस बन गया तो आप इसे पहले वाला सब्सटेंस नहीं ले सकते हो फिजिकल मेथड से। चेंज इन स्टेट। स्टेट चेंज हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरह से चेंजेस हो सकते हैं। चेंज इन कलर। कलर में चेंजेस हो सकते हैं। और इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। गैस निकल सकती है। चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। तो अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन से दर्शाया जाता है, यानी उनके दिखाने का तरीका जो आप होता है वही केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पर अब हम वर्ड इक्वेशन देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज विद द नेम ऑफ वर्ड इक्वेशन। केमिकल चेंज का रिप्रेजेंटेशन ये क्या होता है? अगर नेम से रहेगा तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग वर्ड इक्वेशन कहेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए मैग्नीशियम नेम में लिखा हुआ है, ऑक्सीजन नेम में लिखा हुआ है। तो जब इनमें रिएक्शन हो जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। अगर हम ये पूरे इक्वेशन को नेम में लिखते हैं तो ये इक्वेशन वर्ड इक्वेशन होता है। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो मेनली दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं रिएक्टेंट्स और दूसरा प्रोडक्ट्स। तो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट्स हो गए। और जो भी रिजल्ट में सब्सटेंस मिले उसे प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो एक या एक से अधिक आपको सब्सटेंस मिल सकता है, इसके लिए यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। अब और भी पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2 कंपाउंड के पहले लिखा हुआ है H2 से पहले, तो ये 2 कोफिशिएंट होता है। और यहाँ पर H2 में देखिए H के नीचे लिखा हुआ है 2, तो इस तरह नीचे लिखे वाले 2 को सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो अगर किसी सिंबल के नीचे की तरफ कोई नंबर लिखा रहे तो इसे सबस्क्रिप्ट, और सामने की तरफ नंबर लिखा हो, आगे लिखा हो,
तो इसे कोफिशिएंट कहते हैं। एरो को हम लोग यील्ड्स बोलते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे GGL करके लिखा हुआ है, यानी ये इसका फिजिकल स्टेट शो करता है। तो फिजिकल स्टेट कैसे होते हैं, देखिए अगर G से रहेगा तो गैस होता है, L से रहेगा लिक्विड, S से रहेगा तो सॉलिड, और AQ करके रहेगा तो एक्वस रहेगा। इसका मतलब होता है कि डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ये कंपाउंड का फिजिकल स्टेट शो करता है। केमिकल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। केमिकल इक्वेशन को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, आयरन का एक एलिमेंट है और प्रोडक्ट में आयरन का 3 एलिमेंट है, Fe3। ऑक्सीजन यहाँ पर एक एलिमेंट है और प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो O4 4 एलिमेंट है, 4 एटम है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर बैलेंस नहीं है। अब हम देखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये बैलेंस रहेगा दोनों साइड में। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट है इज इक्वल ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में जो नंबर ऑफ एटम रहेंगे वो सेम रहेंगे। तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 3Fe है और ये भी Fe3 है, तो दोनों तरफ Fe के 3 एटम हो गए। यहाँ पर 4H2 है, यानी 4H2O है, तो यहाँ पे 4H की बात करें तो यहाँ पर 4H2 हो जा रहा है, यानी 4 का मल्टीप्लाई आप 2 में कीजिए तो 8 एटम हो जाएंगे। ये भी देखिए 4 का मल्टीप्लाई 2 में कीजिए तो 8 एटम हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर O जो होगा ये 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 4 एटम हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का 4 एटम हो जाएगा O4 में। तो देखा आपने, सारे जो एटम हैं उनका नंबर जो है सेम है दोनों साइड में, रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में। तो इस तरह के केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब हम सीखेंगे कि अगर कोई अनबैलेंस इक्वेशन है तो हम उसे कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पर देखिए एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यहाँ पर हम इसे बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या अनबैलेंस है, उसके लिए हम लिस्ट करेंगे। तो यहाँ आप देखिए आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे 3 एलिमेंट है। हमने एक टेबल में इसे लिख लिया और फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखेंगे कितने कितने आइटम है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आयरन की 1 आइटम है और प्रोडक्ट में 3 है, तो हमने लिख लिया 1 और 3। हाइड्रोजन का 2 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी 2 है, लिख लिया हमने 2 और 2। ऑक्सीजन का 1 है और प्रोडक्ट में 4 है, तो हमने 1 और 4 लिख लिया। तो हम देख सकते हैं कि कैसे इसका जो नंबर ऑफ एटम है दोनों साइड में सेम नहीं है। अब हम लोग अगले स्टेप करेंगे। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट्स। हम लोग किसी कंपाउंड का जो नंबर रहेगा उसे चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए हम सारे कंपाउंड जितने भी हैं उसे ब्रैकेट में करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने ब्रैकेट में लिख लिया है और इस तरह जो टेबल था अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब हम स्टेप 3 करेंगे। बारी बारी से हर एक एलिमेंट के एटम को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आयरन 3 था, अगर हम यहाँ पर 3 लिख दें तो हमारा आयरन दोनों साइड में देखिए सेम हो जाएगा। आयरन हमारा एटम ऑफ नंबर जो भी है, नंबर ऑफ एटम इन आयरन, वो सेम हो गया, दोनों साइड में 3 हो गया। अब अगर हम देखें तो हाइड्रोजन तो सेम है ही, लेकिन ऑक्सीजन 1 और 4 है। तो अगर हम लोग रिएक्टेंट में 4 का मल्टीप्लाई कर दें, अगर यहाँ पे हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन दोनों साइड में सेम हो जाएगा, ओके। लेकिन यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करने पर तो हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने 4 का मल्टीप्लाई किया। अब 4 का मल्टीप्लाई करने पर देखिए ऑक्सीजन तो 1 × 4 हो जा रहा है, यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया इस तरह,
तो ये हो गया ऑक्सीजन 4 और प्रोडक्ट में भी सेम हो गया 4। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन में भी 4 का मल्टीप्लाई हो जा रहा है, यानी 2 का मल्टीप्लाई 4 में ये हो जाएगा 8, 2 4 जा 8। और दूसरी साइड में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का 2 ही एटम है, तो अभी 2 लिख दिया। अब हमें हाइड्रोजन को इक्वल करने की जरूरत है, यानी दोनों साइड में 8 होना चाहिए। तो चलिए अगर हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो सेम हो सकता है, यानी यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए करके देखते हैं। अब की हमने 4 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, और अब चेक करेंगे तो देखिए ये हो गया 2 4 जा 8। आयरन 3 3 सेम है, हाइड्रोजन 8 8 सेम है, ऑक्सीजन 4 4 सेम है, यानी अब हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो कम्प्लीटली बैलेंस हो चुका है। तो ये देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लास्ट स्टेप होता है, हमें सिंबल लिखना होता है फिजिकल स्टेट का। तो आयरन सॉलिड होता है, एस लिख दिया। H2O स्टीम होता है, गैसीय स्टेट में होता है, हमने G लिख दिया। Fe3O4 सॉलिड होता है, हमने S लिख दिया। और हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में होता है, हमने उसके आगे G लिख दिया। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब भी हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है और इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमें स्टेप 1 लिख के चेक करना पड़ेगा कि क्या दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, यानी ऑक्सीजन अनबैलेंस है, यानी हमें इस वाले जगह पे 2 का मल्टीप्लाई करना होता है। सबसे पहले चेंज ना हो जाए कुछ भी फॉर्मूला, इसके लिए हमने ब्रैकेट में लिख लिया। और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का यहाँ पे। तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर हमने देखिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया, तो अब की क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन हो जाएगा 2 2 जा 4 और ऑक्सीजन हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई होकर O में तो 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 था, ऑक्सीजन 2 हो गया, बट यहाँ पर हाइड्रोजन 4 और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया। तो अब हम चेक करते हैं फिर से एक बार। आपकी हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन का भी 2 एटम है। तो इस तरह देखिए हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। अब लास्ट एक स्टेप होता है जब हम फिजिकल स्टेट लिखते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए गैसीय स्टेट में है, तो हमने G लिखा। ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में G लिखा, और H2O लिक्विड स्टेट में है, तो हमने L लिख दिया। तो इस तरह देखिए हमारा कंप्लीट हो जाता है केमिकल बैलेंस। अब हम आज का जो ये हम पार्ट 1 देख रहे थे यहीं पर क्लोज करेंगे। आप अगर कुछ डाउट रह गया है तो आप हमें पूछ भी सकते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने से ही आपका ये जो अनबैलेंस को बैलेंस करने का डाउट है वो क्लियर हो सकता है। तो चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ भी डाउट है तो हमें मैसेज के थ्रू पूछिए, हम उसका जल्दी जल्दी जवाब करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट के साथ जो कि पार्ट 2 है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।